चैप्टर 3 करने के लिए। आज हम बिल्कुल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर लगने लगेगा। ठीक है, तो आज एकदम नए कपड़े पहन के आपकी बहन तैयार है आपके साथ। कमेंट करके बता देना मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो, लीनियर इक्वेशन तो आप पॉलिनोमियल में भी पढ़ चुके हैं क्या होती है। ठीक है, तो और इस पूरे चैप्टर का मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, आई एम सॉरी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम इसको पढ़ेंगे इन टू वेरिएबल में। अब ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन तो आपको पता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि वेरिएबल 2 होंगे उसमें। ठीक है, और पेयर का मतलब क्या है? 2 इक्वेशन होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल पे मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, इसी में ये भी समझा देती हूँ कि इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, तो जी हमारे घर आ रहे हैं रिश्तेदार। ठीक है, और हमारे घर में रहते हैं चुन्नू और मुन्नू, जो कि सारे नमकीन बिस्किट खा के खत्म कर चुके हैं। अब रिश्तेदार आ गए तो उनके लिए क्या चाहिए? नमकीन बिस्किट तो चाहिए। तो मैंने चुन्नू को दिए 200 रुपये और बोला कि 4 नमकीन के पैकेट ले आ और 5 बिस्किट के पैकेट ले आ। ठीक है, ये बोला मैंने चुन्नू से, और चुन्नू को दिया है मैंने टोटल 200 रुपीज, 200 रुपीज। ऐसे मैंने मुन्नू से बोला, कि भाई 6 नमकीन के पैकेट ले आओ, नमकीन, और 7 बिस्किट के पैकेट ले आओ, और इसको दिया मैंने 300 रुपीज। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? 2 कंडीशन हो गई। ठीक है, अब देखो, मुझे नहीं पता नमकीन के पैकेट कितने का आता है। मैंने मान लिया कि नमकीन का पैकेट आता है, एक पैकेट आता है X रुपीज का, और बिस्किट का एक पैकेट आता है Y रुपीज का। ठीक है, ये फिक्स प्राइस है कि नमकीन का आएगा एक पैकेट X रुपीज का और बिस्किट का एक पैकेट आएगा Y रुपीज का। ये 1 पैकेट की कॉस्ट है। अब वो 4 नमकीन के पैकेट लाएगा, तो एक नमकीन का पैकेट अगर 10 रुपीज का है तो 2 कितने के हो जाएंगे? 20 के। 3 कितने के हो जाएंगे? 30 के। तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही एक नमकीन का पैकेट अगर X रुपीज का है तो 4 नमकीन के पैकेट्स कितने रुपीज के हो जाएंगे? 4X के। 5 बिस्किट के पैकेट्स, एक बिस्किट का पैकेट Y रुपीज का है तो 5 बिस्किट के पैकेट कितने के हो जाएंगे? 5Y रुपीज के। अब मैंने इसको 200 रुपये दे दी कि 200 रुपये में ले आना। ठीक है, वो 200 रुपये का लेके आया है। वैसे ही मुन्नू लेके आया है 6 नमकीन के पैकेट 6X के और 7 बिस्किट के पैकेट 7Y के, और इसको मिले हैं टोटल 300 रुपीज। तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन बनती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है इन टू वेरिएबल। 2 वेरिएबल है ना, एक X एक Y है, एक बिस्किट है और एक नमकीन है। ठीक है, अब ये है क्या? देखो, मैंने बोला कि पेयर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का, तो पेयर है। पेयर मतलब 2 इक्वेशन है, लीनियर होनी चाहिए। अब लीनियर चेक कर लो, यहाँ x की पावर कितनी है? 1, यहाँ y की पावर कितनी है? 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। वैसे ये भी लीनियर है, हो गया। इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, तो x और y 2 वेरिएबल है, तो ये बन गई आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह से आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, जिससे आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, अब एक और चीज समझ लो, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है a x का कोएफिशिएंट होगा, b का कोएफिशिएंट y होगा, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 200 को मैं शिफ्ट कर दूं तो -200 और उधर 0 बचेगा, इधर -300 और उधर 0 बचेगा, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी भी ऐसे ही हो जाएगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों ही बिल्कुल सेम है तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? इसलिए हम इनके कोएफिशिएंट को a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कर लेंगे, ताकि ये हमें पता चल जाए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या? अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्वेशन ऐसे हो, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? ये है। क्यों? क्योंकि हमारे पास y नहीं है, तो 0y लिख सकते हैं ना, तो अब हो गया ना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a की वैल्यू, अगर x की टर्म नहीं है तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 है, y की टर्म नहीं है तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 है, और कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब c की वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन
ए और बी एक ही इक्वेशन में ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर मैं ये दोनों जीरो कर दूं, लिख दूं सिर्फ 5 इज इक्वल टू 0, तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूं 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तब ये है, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0x, क्योंकि 0x मतलब नहीं है तो 0x तो लिख सकते हो ना, तो a तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट होगा, फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट होगा a1, y का कॉफिशिएंट होगा b1 और बचा हुआ कांस्टेंट होगा c1। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में मिलेंगे आपको a2 b2 c2। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? आ गई समझ? तो मैंने आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल दिया था कि कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और कंपेयर करोगे आप तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या होंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? आ गया कि नहीं समझ में? अभी ये भी हमें सीखना है कि इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, वो बाद की बात है, अभी हम आगे करेंगे, पहले हम सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करें हम कि इन इक्वेशन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, तो ग्राफ उम्मीद है कि आप 9th में पढ़ के आए हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन के, बट अगर नहीं आता है तो वो ड्रॉ करना भी सिखा देंगे अभी आगे। लेकिन एक बात समझो मेरी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये a कंडीशन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये b कंडीशन है, और इधर ले लेते हैं ये c कंडीशन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये c कंडीशन है। अब देखो, अगर हम किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करें, तो पहली बात तो हमें ये पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही सीधी होगी, ऐसे ही सीधी होगी, मतलब जिगजैग नहीं हो सकती, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो अगर एक ही ग्राफ पे हम दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो कैसी हो सकती है? आपको एक कंडीशन ऐसी मिलेगी कि हो सकता है लाइन ऐसे हो, कट करें एक दूसरे को, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं बताया, अगर समझ नहीं आ रहा है तो सब्र करना थोड़ा सा। मैंने ये नहीं बताया कि अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। कुछ बच्चों को आता होगा क्योंकि 9th में आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है, अगर किसी को नहीं आता है तो सब्र रखना, हम आगे बताएंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि क्या कंडीशन बन सकती है अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसे बने कि फर्स्ट इक्वेशन का ये बन जाए और सेकेंड इक्वेशन का ये बन जाए, और दोनों एक पॉइंट पे कट करें, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। या फिर हो सकता है कि एक का ऐसे बने और दूसरे का ऐसे बन जाए, मतलब पैरेलल बन जाए, ये लाइंस क्या आ जाए, पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल भी बन सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि एक लाइन ये बने और दूसरे बिल्कुल इसी के ऊपर बन जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। आ गई इतनी बात समझ में? अब मुझे छोटी सी बात ये बताओ कि यहाँ इन दोनों लाइन में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कॉमन हैं? सिर्फ एक ही तो पॉइंट है। तो अगर किन्हीं दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनता है कि वो इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब एक ही पॉइंट मिलेगा जो कॉमन में होगा, इसलिए ऐसी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये लाइन पैरेलल है, तो आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो, क्या कहीं ये लाइन मीट करेंगी? नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन वही होती है जो मीट नहीं करती। तो अगर ये मीट नहीं करेंगी तो इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा कॉमन। तो अगर कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो कॉमन हमें वैल्यू ही नहीं मिलेगी कि जो उसका सॉल्यूशन हो। इसका मतलब इस लाइन के 9 सॉल्यूशन होंगे, 9 सॉल्यूशन, क्योंकि हमें कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं मिलेगा। अगर इसकी बात करें एक ही के ऊपर दूसरी लाइन है, तो हर पॉइंट इनमें कॉमन है, हर पॉइंट दोनों लाइंस में कॉमन है, तो ऐसे तो बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो कोइंसिडेंट के लाइन के होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है भाई कि नहीं? कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग बनती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर लाइन पैरेलल बनती है तो नो सॉल्यूशन होगा, अगर लाइन कोइंसिडेंट बनती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। गॉट इट? अब मेरी बात ये समझो, जब हमें सॉल्यूशन मिले, ठीक है, चाहे तो यूनिक सॉल्यूशन मिले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, ऐसी लाइंस को बोलते हैं, ऐसी लाइंस आपस में डिपेंडेंट होती है, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब पॉइंट पे मीट करें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इन लाइन को बोलते हैं, या इस ऐसे सिस्टम को बोलते हैं
कंसिस्टेंट, तो ये क्या होता है कंसिस्टेंट, और ये भी क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होता है कंसिस्टेंट। और जहां पे हमें सॉल्यूशन ना मिले तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बात आई समझ में कि नहीं? एक बार मैं याद दिला दूं आपको, मैंने सबसे पहले बताया था एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन के एक एग्जांपल लिया था कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी हो तो उससे दो इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने चुन्नू मुन्नू वाला एग्जांपल दिया। अब जनरल फॉर्म अगर दे दी है या फिर जनरल फॉर्म जो होती है उससे कंपेयर करके हम उसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है वो फाइंड कर सकते हैं। फिर मैंने बताया है कि दो लाइन के अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब दूसरी बात समझो, देखो ये ग्राफ बनाना, अगर मैं आपको दो लाइन दे दूं, एक सिंपल सी बात समझना, मैं आपको दो लाइन दे दूं और बोलूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप उसके सॉल्यूशंस निकालोगे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे, लाइन बनाओगे, फिर दूसरी इक्वेशन का सेम प्रोसेस करोगे, तो एक लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करके पता लगाना कि कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे फिर उसके बाद बताओगे, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस है तो क्या हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन भी तो आते हैं आपको 5 मार्क्स जिसमें मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन एक और तरीका है हमारे पास जो हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे पता कर सकते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए देखो क्या तरीका होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें दो लाइन दी है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, दो इक्वेशन दी है हमें 5x + 3y = 9 और दूसरी दी है 3x + 4y = 4। अब मुझे पता करना है कि इस लाइन के ये कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी, कंसिस्टेंट होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, और या फिर इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले वैल्यू लिख लो। ठीक है, अब देखो a1 क्या है 5, a2 क्या है 3, b1 क्या है 3, b2 क्या है 4, c1 क्या है 9 और c2 क्या है 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a1 और अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालना है। तो आपको फाइंड करना है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है, देखना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो a1 क्या है 5 और a2 क्या है 3, b1 क्या है 3, b2 क्या है 4। क्या ये आपस में रिड्यूस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये रिड्यूस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसके बाद चेक करो कि क्या ये इक्वल है, नहीं है। a1 और a2 b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं है। तो अगर ये कंडीशन है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही हमें पता चल गया कि इस लाइन को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग बनेंगी और इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब अगर ये कंडीशन मिलती है आपको कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं आया है, तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसी लाइन को क्या हम बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये बात आ गई समझ में, क्लियर है? अब इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, 3 कंडीशन है, आपको पॉज करके आराम से लिख लेना। ये थी फर्स्ट कंडीशन, अब मैं सेकेंड कंडीशन करती हूँ। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये कर देते हैं हम 10x, ये कर देते हैं हम 6y और ये कर देते हैं हम 8। अब a1 लिख लो 5, a2 10, b1 3, b2 6, c1 9 और c2 8। अब फिर से निकालो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, क्या ये इक्वल आएंगे वैसे ही बताओ मुझे। यस, 5 अपॉन 10, 3 अपॉन 6, इनको रिड्यूस करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6। अरे ये दोनों तो इक्वल आ गए, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ गए। अब क्या करेंगे, अब हम आगे
C1/C2 को और देखना पड़ेगा हमें। C1/C2 चेक करो 9/8। क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि A1/A2 और B1/B2 का रेशियो तो इक्वल है, तो आपको C1/C2 भी चेक करना होगा। हमने देखा C1/C2 इक्वल नहीं आया, तो ये कंडीशन अगर है तो इसका मतलब है लाइन है पैरेलल, ठीक है। और अगर पैरेलल होती है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे लिखती हूँ, ये लाइन होगी पैरेलल जिसके होंगे नो सॉल्यूशन, और ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। आ गई बात समझ में? हाँ कि ना? समझ आ गया? तो अगर ये कंडीशन मिल जाए आपको तो लाइन आप इसका ड्रॉ करके देख लेना, जिसको इसका ग्राफ आता है ना ड्रॉ करके देख लेना, आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी, नो सॉल्यूशन मिलेंगे, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, ठीक है। तो हम ये इस कंडीशन से बिना ग्राफ ड्रॉ चेक कर सकते हैं हम कि कैसा ग्राफ बनेगा और कितने सॉल्यूशन होंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं। अच्छा इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसको चेंज कर देती हूँ। अगर यहाँ मैं 18 कर दूं, अब बताना मुझे, अब C1 और C2 चेक करना है इस बार। तो अगर C1 और C2 करें 9/18, 9 1 9, 9 2 18, तुमने A1/A2 देखा और B1/B2 देखा तो वो तो इक्वल है। फिर आगे जाओ, क्या C1/C2 भी इक्वल है? अरे भाई ये भी इक्वल आ गया। ये क्या हो गया भाई? तीनों इक्वल आ गए। अरे घोचू, अगर तीनों इक्वल है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों के रेशियो इक्वल है, इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट है। इसका मतलब वो इक्वेशन भले ही दो हैं पर वो एक ही लाइन की इक्वेशन है, लाइन कोइंसिडेंट है। तो ऐसी कंडीशन में लाइन होती है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होते हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। में शॉर्ट में लिख रही हूँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हो तो इसका मतलब लाइन होगी कोइंसिडेंट, उसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ऐसी लाइन को बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। क्लियर है? बात आ गई समझ में? अब देखो थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बनाना और सिखा देती हूँ, आप ताकि देख पाए ग्राफ ड्रॉ करके जितनी भी मैंने इक्वेशन दी है कि क्या मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है। अरे भैया क्रॉस चेक भी कर लेना कि मैं सही बोल रही हूँ या ऐसे ही मेरी बात माने जा रहे हो, है भाई? ऐसे ही मान रहे हो या फिर सुन भी रहे हो, उसको चेक भी कर रहे हो कि नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 6x - 3y = 3, ठीक है। और एक दूसरी इक्वेशन ले लिए 4x + 2y = 8। अब मैं इसके सॉल्यूशन निकालती हूँ, ग्राफ बाद में बनाएंगे, पहले ही बता दो कि कैसे सॉल्यूशन बनेंगे। तो चेक करो A1/A2 और B1/B2, अगर साइन है माइनस का तो साइन के साथ लेना है, ठीक है। ये तो रिड्यूस हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। अरे ये तो इक्वल आ गया, 3/2 और 3/2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? जो बोल रहे हैं ना इक्वल आ गया, सब पिट हो गए। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो साइन भी तो सेम होने चाहिए तभी तो इक्वल है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये इक्वल नहीं है। सिर्फ नंबर नहीं देखना, साइन भी देखने हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस से माइनस कट जाता, तब दोनों इक्वल हो जाते, ठीक है। अभी ये इक्वल नहीं है, तो अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है तो आगे C1 C2 तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे ये हमारा बन गया है इंटरसेक्टिंग। और ऐसी लाइन के होंगे यूनिक सॉल्यूशन, और ऐसी लाइन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। ये कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपको पहले पता चल गई। अब इसका ग्राफ बना के देखो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करने चाहिए, कम से कम 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेना। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं। इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं फर्स्ट और इसका लिख देते हैं सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। पहले आप यहाँ पे y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू 0 ले लो। अगर मैं x 0 ले लेती हूँ
तो 0 इंटू 6 ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, -3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे उस -3 को प्लस कर देंगे, फिर से पिटोगे, अगर प्लस किया तो फिर पिटोगे। y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/-3 दैट इज -1। ठीक है, अब अगर x की जगह में, अब y की जगह मैं 2 लेती हूँ, y की जगह मैंने ले लिया 2, y की जगह 2 लोगे तो 3 2 जा कितना बनेगा 6, तो 6x - 6 = 3। यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है तो 2 3 से 6 बन गया। अब 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, y की 6x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 कितना होता है 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/6। इसको रिड्यूस करो, 3 2 जैसे 3 3 जा 9, 2/3 की वैल्यू होती है 1.5, तो x की वैल्यू आई है 1.5। अब y की जगह 1 लो, y की जगह हमने 1 ले लिया, अब क्या बनेगा 3 1 जा 3 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा 3 + 3 6x हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/6 1, तो x भी आ गया 1। बन गई सॉल्यूशन, ले लिए सॉल्यूशन। अब सेकेंड इक्वेशन की और निकाल लो, सेकेंड इक्वेशन की और निकाल लेते हैं 3 सॉल्यूशंस। उम्मीद है इतना तुम लोगों को आता होगा। अब निकालो, y की जगह मैं 2 ले रही हूँ, सबसे पहले y अगर 2 ले लेती हूँ तो ये टर्म 0 बन गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/4। 8/4 क्या होता है 2। अब x की जगह 0 ले लो, तो ये टर्म 0 कर दी, y की वैल्यू हो जाएगी 8/2। 8/2 क्या होता है 4। अब इस बार x की जगह 1 ले लो, क्या बनेगा 4 1 जा 4, अब 4 उधर जाके पहले माइनस होगा, तो y की वैल्यू आएगी 4, 2y की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 4/2 दैट इज 2। बन गए भी सॉल्यूशन, आ गई समझ में। अब देखो क्या करना है, अब आपको करना है, इनको ड्रॉ करना है सेम ही ग्राफ पे। ये x की वैल्यू y की, x की वैल्यू हमारी नेगेटिव में नहीं है कहीं भी और 0 से लेके 2 तक है, तो नेगेटिव की तरफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और y की वैल्यू नेगेटिव में है -1, तो नीचे ले लेते हैं -1 और मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो 1 2 3 4। अब देखो 0, -1, x की वैल्यू 0 है, मतलब x पे कोई पॉइंट नहीं है, x की 0 का मतलब x पे कोई पॉइंट नहीं है, y पे है -1, मतलब ये पॉइंट बन गया आपका। फिर है x पे 1.5 यहाँ होगा और y पे 2, ये यहाँ ये पॉइंट हो गया। फिर है x1 y1, x भी 1 और y भी 1, ये पॉइंट हो गया। इन तीनों को ज्वाइन कर दो, सॉरी 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 भाई कुछ गड़बड़ हुई है कहीं। ये 3 सॉल्यूशन का ना यही फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बननी है ना, ये देखो ये दोनों तो स्ट्रेट बन रही है बट ये नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए 3 सॉल्यूशन लेते हैं कि आपको पता चल जाए कि कोई पॉइंट गलत फाइंड करा है। ये शायद 0 वाला गलत है, x अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 ही आनी चाहिए, x अगर 1.5, मैं बताऊं ये क्यों आ रहा है, पॉइंट तो ठीक है, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, तो अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे करोगे ना, क्योंकि अगर ये 2 और 2 होता तब ये ऐसे पास होती, ये यहाँ पे है तो इनका ना डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ आ रही है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि ये मतलब यहीं से पास करेगी। अब आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे करके देखना, ये सही आ जाएगा पॉइंट, गड़बड़ नहीं है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वैल्यूज, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो ग्राफ पे तो बॉक्स बने होते हैं ना, तो आपको सेम डिस्टेंस मिल जाता है। अब ये मैंने रफली किया है, तो एक लाइन ये बन गई। दूसरी, y पे कुछ पॉइंट नहीं है, x पे 2 है, y पे कोई नहीं है, x पे 2 है, x पे कोई नहीं है, y पे 4 है, फिर x पे 1 है और y पे 2 है, x पे 1 है और y पे 2 है, ये पॉइंट होगा। तो ये तीनों यहाँ से पास होंगे, तो बन रही है कि नहीं लाइन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग बन रही है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जहां लाइन कट कर रही है। तो लाइन कहाँ कट कर रही है, देखो लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है,
तो ये इसका सॉल्यूशन है, जहाँ पे x की वैल्यू तो है 1.5 और y की वैल्यू भी यहाँ पे 1.5 आ जाएगी, शायद 1.5 ही आ जाएगी। तो 1.5 कॉमा 1.5 इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये वो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जब आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे तब इसमें देख लेना। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाले ट्राइंगल को शेड करो। तो ये एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन, इनके बीच में ये ट्राइंगल बन रहा है, इसको शेड कर दो। ठीक है, कर दिया शेड। कभी कभी पूछ लेते हैं कि वाई एक्सिस और दोनों लाइन से बनने वाले ट्राइंगल को शेड करो, तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा वो। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालो, तो आपको पता है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस देखो यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट्स है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट डिस्टेंस हो गया ना। देखो भाई 0 से 4 तक तो 4 यूनिट्स तो ये और 1 यूनिट डिस्टेंस ये है, तो 4 और 1 5 यूनिट्स, तो ये बेस है। तो बेस की जगह लिख दो 5। और हाइट देखो, हाइट यहाँ से कितना है, ये हाइट आपको पता है, ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कितना आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे है, मतलब ये यहीं पे तो है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1.5, तो ये जो हाइट है ये 1.5 है। अब इनको डिवाइड कर दो, 2.5 इंटू 1.5, इनको प्रोडक्ट कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, उतना स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर यूनिट मल्टीप्लाई कर देना। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका एरिया होगा। तो मैंने क्या किया है पता है, समझाने में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर कर दिया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है कि इक्वेशन बनाओ, जैसे कोई कंडीशन दे देंगे, जैसे मैंने चुन्नू मुन्नू वाली दी थी, उसका ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, फिर उससे बनने वाले ट्राइंगल को शेड करो, शेड कर दिया, फिर उस ट्राइंगल को एरिया निकालो, एरिया निकाल दिया। तो बात बात में, खेल खेल में हमने 5 नंबर पक्के कर लिए। आ गई बात समझ में? अब आप जितना मैंने समझाया है ना, उससे आप क्वेश्चन करके देखना एनसीईआरटी के, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, बेसिक्स आपने समझ लिया।